समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम के द्वारा अवधारणा प्रस्तुत की गई समाज में श्रम विभाजन की, और श्रम विभाजन को समाज की एकता के साथ में कोरिलेट किया गया। दुर्खिम के द्वारा समाज में श्रम विभाजन पुस्तक लिखी, उसके 3 अध्याय हम देख सकते हैं। पहले अध्याय में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकारों का उल्लेख किया। दूसरे अध्याय में श्रम विभाजन के कारण और परिणाम बताए, और तीसरे अध्याय में श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य माना, और अपने अध्ययन के अंदर उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, जिसमें विभिन्न जो समाज हैं, उन समाजों के बीच में पारस्परिक तुलना के आधार पर सरल और जटिल समाज, जो कि 2 मुख्य फॉर्म्स समाज के, 2 स्वरूप समाज के उन्होंने वर्गीकरण किया, और उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर श्रम विभाजन से संबंधित अध्ययन ने उसको प्रस्तुत किया। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य के रूप में अध्ययन करने पर जोर दिया। उन्होंने पहले अध्याय में श्रम विभाजन के प्रकार्य क्या होने चाहिए, क्या है श्रम विभाजन के प्रकार्य, इसका उल्लेख किया है। हम देखते हैं कि प्रकार्य का जो अर्थ है वो 2 रूपों में प्रयोग किया गया है। एक पहला, जिसमें ये कहा गया कि गति या क्रिया, और दूसरा अर्थ क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता। तो दुर्खिम ने प्रकार्य को क्रिया या गति के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता के रूप में प्रकार्य को माना है। अर्थात किसी भी तथ्य का प्रकार्य जिसके द्वारा किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है। दुर्खिम से जो पूर्ववर्ती विचारक थे, उनके विचारों के ऊपर हम गौर करें तो दुर्खिम ने कहा कि श्रम विभाजन का जो कारण या परिणाम है, उसको प्रकार्य मानने की भूल उन्होंने की है, जबकि ये कई ऐसे हैं जो श्रम विभाजन के कारण या परिणाम है, जिनको प्रकार्य नहीं माना जा सकता। सबसे पहले प्रकार्य को ढूंढने के लिए हमें समाज की संरचना में जाना होगा, और ये देखना होगा कि कोई भी तथ्य उत्पन्न हुआ है, उसकी कौन सी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए उत्पन्न हुआ है। और समाज की सबसे पहली आवश्यकता है समाज की एकता, नैतिकता। तो श्रम विभाजन का भी प्रकार्य समाज की एकता या नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें श्रम विभाजन के जो अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये कारण उत्पन्न होते हैं, जिनके फलस्वरूप श्रम विभाजन समाज में अस्तित्व में आता है, उनको प्रकार्य के साथ में संबंधित नहीं करना चाहिए, और प्रकार्य को समाज की एकता के साथ में जोड़ करके देखना चाहिए कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज के अंदर एकता या नैतिकता कायम रखना है, या एकता का निर्माण करना है। तो ये समाज की सबसे पहली आवश्यकता है, जिसके बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है, और इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समाज में श्रम विभाजन अस्तित्व में आया है। श्रम विभाजन सभ्यता का विकास करना श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं हो सकता है, जैसा कि माना जाता है पूर्ववर्ती विचारकों के द्वारा कि सभ्यता को विकसित करने के लिए श्रम विभाजन अस्तित्व में नहीं आता है। भौतिक विकास और सुख सुविधाओं में
वृद्धि सभ्यता के विकास के साथ होती है, लेकिन ये बौद्धिक और भौतिक विकास सभ्यता के विकास के लक्षण अवश्य हैं, श्रम विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम हैं, और परिणाम को प्रकार्य नहीं माना जा सकता। सभ्यता के विकास को सबसे पहले आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ में संबंधित किया जाता है। अधिकांश समाजशास्त्रियों ने आर्थिक और औद्योगिक विकास को सभ्यता का विकास का लक्षण माना है, जिसमें कल कारखाने, मशीनें, फैक्ट्रियाँ और विकसित नगरों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन दुर्खिम के अनुसार ये नैतिकता के तत्व से संबंधित नहीं है, और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें आत्महत्या और अपराध की दर अधिक पाई जाती है, जो नैतिकता से जुड़ी हुई नहीं है। और श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य होने के कारण से नैतिकता से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। इसलिए श्रम विभाजन के प्रकार्य के रूप में आर्थिक या औद्योगिक विकास को नहीं माना जा सकता है। दूसरा, कला का विकास, जो कि सभ्यता के विकास का एक अंग है, पार्ट है। ये भी दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये दुर्खिम कला को एक उद्देश्यहीन श्रम और विलासिता की अवधारणा मानते हैं, जो नैतिक न होकर के समाज के लिए नैतिक संकट के रूप में परिभाषित की है दुर्खिम के द्वारा। तो कला का विकास है, वो भी श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं माना जा सकता। और सभ्यता के विकास का तीसरा लक्षण है वैज्ञानिक विकास। विज्ञान का विकास, जिसमें नैतिकता का कुछ अंश समाहित है। विज्ञान के द्वारा बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, जिसके कारण से अंधविश्वासों से छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन सभ्यता के इस विकास के इस लक्षण को भी श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि विज्ञान की उन्नति होने के साथ साथ समाज में एकता में भी कुछ कमी आती है। अपनी एकता समाज के अंदर कायम नहीं रहती है। विकास के साथ में, विज्ञानों के विकास के साथ में, विकास के साथ साथ रिग्रेस, या ये रिग्रेस हम इसको नहीं कहें, विनाश, विज्ञानों का एक परिणाम ये भी उत्पन्न हुआ है कि विनाश जी इसके कारण से समाज के अंदर देखा जा सकता। तो पूर्णतः इसको समाज की नैतिकता के लिए साथ में संबंधित नहीं किया जा सकता। इसलिए इन तीनों तथ्यों को, सभ्यता के विकास के इन तीनों तथ्यों को श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं माना जा सकता। तो श्रम विभाजन का प्रकार्य क्या है? दुर्खिम के अनुसार नए समूह का निर्माण करना और उनकी एकता को बनाए रखना श्रम विभाजन का प्रकार्य है। जब समाज की जनसंख्या बढ़ती है तो पारस्परिक संबंधों में भी वृद्धि होती है। नए नए प्रकार के सामाजिक और व्यावसायिक समूह उत्पन्न होते हैं। समाज के अस्तित्व के लिए नए समूह में एकता का होना अत्यंत आवश्यक है। एकता के अभाव में समाज का बना रहना संभव नहीं हो सकता। नवीन समूह की उत्पत्ति के कारण परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाली नई सामाजिक आवश्यकता, जिसमें श्रम विभाजन इन नई आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनता है। एकता का कारण समानता और विभिन्नता दोनों हो सकते हैं। जिसे हम लिंग पर आधारित एकता देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में आकर्षण का कारण भावनात्मक और वैचारिक समानता एवं शारीरिक विभिन्नता है। लिंग पर आधारित श्रम विभाजन स्त्री पुरुष की पारस्परिक एकता का आधार है। दुर्खिम के अनुसार जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, आदिम समाजों में समानता पर आधारित एकता टूटने लगती है। विभिन्नता बढ़ने के कारण इसमें एकता बनाए रखने का कार्य
पारस्परिक निर्भरता के द्वारा श्रम विभाजन के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से श्रम विभाजन का प्रकार्य नए समूह का निर्माण करना और उसमें एकता को बनाए रखना है। श्रम विभाजन के प्रकार्य को समाज की एकता के साथ में संबंधित किया जा सकता है। किसी भी समाज की एकता के लिए समानता या विभिन्नता का होना अत्यंत आवश्यक है। एकता एक नैतिक तथ्य है जिसका प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव नहीं होता है। दुर्खीम एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे। वो किसी भी सामाजिक तथ्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए उन्होंने कानून को माध्यम चुना कि कानून उसकी बाहरी विशेषता है नैतिकता की, जिसके माध्यम से नैतिकता का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जा सकता है। तुलनात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन करते हुए श्रम विभाजन के प्रकार्य के रूप में दुर्खीम ने दो तरह की समाजों के बीच में तुलना की, जिनमें दो प्रकार की एकता पाई जाती है। पहला है दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता पर आधारित समाज, और दूसरे हैं प्रतिकारी कानून और सावयवी एकता पर आधारित समाज। दमनकारी कानून से तात्पर्य इन कानून का उद्देश्य समाज के अंदर सामूहिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना होता है, न कि समाज और व्यक्ति के बीच में सामंजस्य को, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनके बीच में सामंजस्य से इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये दमनकारी प्रकृति के होते हैं, जो इनके दो प्रकार हम कह सकते हैं, एक दंडकारी और एक व्याप्त कानून, जिसको हम लोग जानते हैं। इसमें सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता प्रकृति के कानून ये नहीं होते हैं। व्याप्त कानून नैतिकता के आधार पर दैनिक जीवन को निर्देशित करते हैं, और दंडकारी कानून हत्या करने, कष्ट देने या स्वतंत्रता का हनन करने से संबंधित कानून कहे जाते हैं। दूसरा समाज जो कि विकसित प्रकार के समाज है, जिनकी जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं और वहाँ पे एकता के रूप में सावयवी एकता पाई जाती है। तो ये समाज प्रतिकारी कानून और सावयवी एकता पर आधारित होते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य समाज के सदस्यों के बीच में उत्पन्न जो असंतुलन है उसको समाप्त करके सामान्य स्थिति को बनाना उद्देश्य होता है, न कि सामूहिक जो हित है उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए इनमें किसी न किसी प्रकार के आपस में तालमेल को अधिक महत्व दिया जाता है। दीवानी, व्यावसायिक और संवैधानिक और प्रशासनिक कानून इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे यांत्रिक एकता पर आधारित समाज क्या विशेषता होती है और सावयवी एकता पर आधारित समाज की क्या विशेषता होती है। धन्यवाद।